नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पी रेशियो के सेकंड पार्ट में। तो चलिए हम हमारा जो फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन था उसे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखें क्योंकि ये कंटिन्यू है फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पी रेशियो का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन देखा था, और पी रेशियो यूज़ कैसे करना है वो देखा था कि कैसे अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग पी रेशियो रेंज होता है, हिस्टोरिकल पी रेशियो कैसे चेक करना है स्पेसिफिक कंपनी का, इंडस्ट्री का। अब आगे हम देखते हैं प्रिकॉशंस या कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना है पी रेशियो यूज़ करने के टाइम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है इंडस्ट्री। देखो पी रेशियो है ना, कुछ इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे जो एसेट हैवी कंपनीज होती है या फिर जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है, एनबीएफसीज होती है, उनमें हम पी रेशियो यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम यूज़ करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब इसका रीज़न क्या है, ये सारी बातें हम जब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री के लिए हम पी रेशियो यूज़ नहीं करते हैं। बैंकिंग और एनबीएफसी जैसी फाइनेंशियल कंपनीज में हम प्राइस टू बुक वैल्यू यूज़ करते हैं। सेकेंड बात है, कुछ इंडस्ट्रीज़ है ना सिक्लिकल होती है। सिक्लिकल मतलब इनका कुछ टाइम आता है, 2-3 साल ये अच्छी चलती है, फिर से 2-3 साल इकोनॉमी अगर डाउन जाती है तो ये इनके प्रॉफिट नीचे चल जाते हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ये कुछ स्पेसिफिक साइकिल्स में चलती है। तो इन कंपनीज़ का अगर आप पी रेशियो यूज़ कर रहे हैं या फिर इन कंपनीज़ का हिस्टोरिकल पी रेशियो चेक कर रहे हैं पिछले 5 साल का, तो आपको बहुत फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखता हम, शुगर इंडस्ट्री एक कंपनी का देख लेते हैं। तो ईआईडी, तो ये कंपनी है जो शुगर इंडस्ट्री में काम करती है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइस अर्निंग रेशियो हम देखें, यहाँ पे देखो पिछले 5 साल का, तो यहाँ पे देखो कितना फ्लक्चुएशंस है। अभी कुछ 10 के अराउंड चल रहा है, बीच में इसका पी रेशियो 30 हो गया था, फिर वापस कभी 15 हो गया था। तो इन सब सिक्लिकल कंपनीज का पी रेशियो यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं इन कंपनीज में इनफैक्ट उल्टा है। इन कंपनीज में अगर हाई पी रेशियो है तो वो इनफैक्ट अच्छा है, क्योंकि कुछ साल में ये हाई पी रेशियो लो पी रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा जब इनका वापस साइकिल आएगा या जब वापस ये कंपनीज अच्छा करना शुरू करेगी। वहीं अगर लो पी रेशियो है, मतलब कंपनी अभी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, फ्यूचर में जब साइकिल बेकार होगा तब इनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और फिर आपको हाई पी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आपको इंडस्ट्री में 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, सारी इंडस्ट्री के लिए पी रेशियो यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, सिक्लिकल कंपनीज का पी रेशियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। फिर सेकंड पॉइंट है कंट्री स्पेसिफिक। कंट्री का मतलब अब इंडिया में जनरली ये देखा गया है जो एफएमसीजी कंपनीज है ना, एफएमसीजी या फिर रिटेल कंपनीज या फिर आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज बोलो, एचयूएल, नेस्ले, इन सारी कंपनीज का जनरली हाई पी रेशियो देखने को मिलता है। हमने पार्ट 1 के वीडियो में भी देखा कैसे एचयूएल का पी रेशियो हिस्टोरिकल भी 50 के ऊपर ही चल रहा है पिछले 5 साल से। तो इन कंपनीज का जनरली हाई पी रेशियो रहता है। वहीं आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करो ना, तो एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ऐसी कंपनीज का पी रेशियो वहाँ पे इतना हाई देखने को नहीं मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल पी ऑफ द कंपनी। हमने पार्ट 1 में देखा था कि हम कैसे हिस्टोरिकल पी ऑफ द कंपनी पिछले 5 साल या पिछले 3 साल का यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में। लेकिन अब इस पॉइंट में कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। अगर आप पिछले 5 साल का पी रेशियो यूज़ कर रहे हैं कंपनी का अपने एनालिसिस में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंपनी का इस दौरान बिजनेस है ना काफ़ी चेंज नहीं हुआ है। कंपनी कंसिस्टेंटली वो एक ही बिजनेस कर रही थी या फिर कोई मर्जर डीमर्जर नहीं हुआ है, नहीं तो आपका पी रेशियो में एनालिसिस थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इन 5 साल में हो सकता है कंपनी में कुछ डाइवर्सिफाई कर दिया हो, नया बिजनेस चालू कर दिया या फिर पुराना बिजनेस बंद कर दिया हो। तो अगर हमें कंपेयर करना है पिछले 5 साल के पी से, तो एक ही बिजनेस रहना चाहिए।
तो और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पी रेशियो में ग्रोथ कैप्चर नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, सपोज दो कंपनीज है ए और बी, ए का पी रेशियो चल रहा है 15 और बी का पी रेशियो चल रहा है 20, लेकिन जो ए कंपनी है वो एनुअली अपने प्रॉफिट सिर्फ 10% से ग्रो कर रही है, वहीं बी जिसका पी रेशियो 25 चल रहा है, ए के कंपैरिजन में 10 ज़्यादा है, वह एनुअली अपना प्रॉफिट 20% से ग्रो कर रही है। तो देखने में तो ए आपको सस्ता लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में बी कंपनी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एनुअली कंसिस्टेंट अपना प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। तो सिर्फ पी रेशियो से हमें कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता नहीं लगता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो ये भी यूज़ करता है, हम आगे इसके बारे में भी देखने वाले हैं। और फिफ्थ पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है वो है कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। देखो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स। अब यहाँ पे जो अर्निंग्स है ना, ये कैश प्रॉफिट नहीं है। जो कंपनी प्रॉफिट दिखाती है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा प्रॉफिट कंपनी के बैंक अकाउंट में आ चुका है। कंपनी को एक्चुअल जेब में कितना पैसा आया है उसके लिए हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो हम जब आने वाले वीडियोस में कैश फ्लो रिलेटेड रेशियो एनालिसिस देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कैश फ्लो का यूज़ कैसे किया जाता है। और सिक्स्थ नेक्स्ट पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जिन्होंने नए नए इन्वेस्टमेंट चालू किया है, वो सिर्फ पी रेशियो के बारे देख के कंपनी को ख़रीदते हैं, बेचते हैं। उनको लगता है सिर्फ पी रेशियो ही है जो भी है, सब कुछ इतना इजी है इन्वेस्टमेंट करना। लो पी रेशियो है तो ख़रीद लो, हाई पी रेशियो है तो वो वैल्यूड है सेल कर दो उसे। ये इतना इजी नहीं होता है। और धीरे धीरे आपको जब इन्वेस्टिंग में एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि पी रेशियो का इम्पोर्टेंस जितना स्टार्टिंग में देते हैं ना, इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है। आप कंपनी के बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, अर्निंग्स क्वालिटी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है प्रॉफिट की, वो सब चीज़ें को उन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, वो है टाइप्स ऑफ पी रेशियो। तो जनरली आपने अगर न्यूज़पेपर या इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि कंपनी अभी अपने 20 फॉरवर्ड पी रेशियो पे चल रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पी रेशियो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है पास्ट प्रॉफिट और दूसरा है फ्यूचर प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट हम पिछले 12 महीने का लेते हैं, उसे कहते हैं हम ट्रेलिंग पी रेशियो या फिर ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी रेशियो। वहीं फ्यूचर प्रॉफिट जिससे हम पी रेशियो निकालते हैं, वो वाले पी रेशियो को हम कहेंगे फॉरवर्ड पी रेशियो। अब इसमें हम अगले साल कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी ये एस्टिमेट करते हैं और फिर पी रेशियो निकालते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं। क्योंकि अगले साल कंपनी जब प्रॉफिट अच्छा कमाएगी तो उसका अगले साल पी रेशियो कम हो जाएगा, तब वो हमें अट्रैक्टिव लगने लग जाएगा। तो लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि हम फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट करना इतना इजी नहीं है। और आप अगर नए हैं इन्वेस्टमेंट में तो ट्रेलिंग पी रेशियो यूज़ करना ही बेटर है, उससे ही काफ़ी हद तक हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, वो है इंडेक्स का पी रेशियो। तो जैसे इंडिविजुअल कंपनीज का पी रेशियो होता है, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी का भी पी रेशियो हम निकाल सकते हैं। और आपको अगर सेंसेक्स और निफ्टी पी रेशियो का चेक करना है तो जिस तरह से हमने सेक्टर पी चेक किया था एनएससी की वेबसाइट में, वहाँ पे ही अगर आप यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी की जगह मैं यहाँ पे अगर निफ्टी 50 सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सेक्टर का पी रेशियो मिल जाएगा। और अभी जो सेक्टर का पी रेशियो चल रहा है वो कुछ 32 के अराउंड चल रहा है, जो कि हिस्टोरिकल जो पी रेशियो है सेंसेक्स या निफ्टी का उससे काफ़ी हाई है। जैसा आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि निफ्टी का पी रेशियो कभी ये यहाँ से 10 के नीचे नहीं गया। अराउंड जो 2008 का मार्केट क्रैश हुआ था वो टाइम निफ्टी का पी रेशियो 10 हो गया था। और वहीं रिसेंट जो कोरोना वायरस की वजह से क्रैश हुआ था वो टाइम निफ्टी का पी रेशियो अराउंड 17 और 18 तक आ गया था। और अभी जो पी रेशियो चल रहा है वो है 31 और 32 के अराउंड। तो आप निफ्टी का पी रेशियो देख के ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि अभी मार्केट हाई वैल्यूएशन है या फिर लो वैल्यूएशन। लेकिन अब यहाँ पे इस बात की गारंटी नहीं है कि हम इस रेशियो से ये प्रेडिक्ट कर लें कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है या फिर मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मार्केट का पी रेशियो अराउंड
25 चल रहा था, वो टाइम भी वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लग रहा था, लेकिन उसके बाद निफ्टी का पी रेशो 25 के से लेके 31-32 तक पहुंच गया। तो मार्केट को टाइम करना सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पी रेशो के बेसिस पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो। अब प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो को मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, इसको डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊँगा जब ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, जैसे पहले बात करी थी कि पी रेशो की जो एक लिमिटेशन होती है वो है कि ग्रोथ कैप्चर नहीं करता, कंपनी कंसिस्टेंटली कितने रेट से प्रॉफिट कमा रही है वो चीज़ पी रेशो कैप्चर नहीं करता है। तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कंपनी का पी रेशो डिवाइडेड बाय कंपनी का जो ईपीएस ग्रोथ रेट है। अब ईपीएस ग्रोथ रेट डिपेंड करता है कि आपको कितने साल की लेनी है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कैसी रही है उसकी। पीईजी रेशियो में जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर पीईजी रेशियो 1 के ऊपर है तो कंपनी हाई वैल्यूएशन पे चल रही है, और 1 के नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, और 1 आ रहा है तो फेयरली वैल्यूड है। लेकिन आप जब अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे, जो अच्छी कंपनीज़ है उनका पीईजी रेशियो जनरली 1 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट बहुत अच्छी कंपनीज़ का तो पीईजी रेशियो 2 से ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। और पीईजी रेशियोज़ की भी काफ़ी लिमिटेशंस होती है, इसको जब अलग से वीडियो बनाऊंगा पीईजी रेशियो के ऊपर, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। होप सो पीई रेशियो पे पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। और रेशियो एनालिसिस में आप आगे कौन से रेशियो के बारे में जानना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मुलाकात होगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए